नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल के खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर के अब जो है वो सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम जगहों से अलग अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लगातार नामांकन का दौर जारी है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह नेताओं का चुनावी दौरा जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज हमने देखा कि झारखंड विधानसभा में गांडे की अगर हम बात करें तो उपचुनाव को लेकर किस तरीके से वहां पर भी रौनक नजर आई। कल्पना सोरेन खुद जो है वो नामांकन दाखिल करने पहुंची। कई तरह की तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है और अलग अलग जगहों से जो है वो नेताओं की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज सारण लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान तमाम नेता उनके साथ मौजूद रहे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त चुनावी दंगल में चर्चा के लिए हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कुणाल, तीसरे चरण के चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ चुकी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं की रैली जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। झारखंड में हलचल किस तरीके की है? चूंकि तीसरे चरण के बाद चौथे चरण में झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो होगी, तो ऐसे में किस तरीके का उत्साह और उमंग फिलहाल अगर हम झारखंड की बात करें तो वहां देखने को मिल रहा है? कुणाल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेता जो हैं वो रेस नजर आ रहे हैं। चौथे चरण में झारखंड में चुनाव है, लेकिन तीसरे चरण को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में किस तरीके का उत्साह और उमंग नजर आ रहा है? कुणाल जी बिल्कुल, जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से चुनाव नजदीक आते जा रहा है तो जो पार्टियां हैं या फिर कार्यकर्ता या जनता में जो है कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ते जा रहा है। लोग जो है ज्यादा इसको लेकर चर्चाएं मार्केट में तेज हो गया है। आपको चाय दुकान हो या नाश्ते दुकान में चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो है आज कल्पना सोरेन जो है नामांकन भरे हैं, उपचुनाव भी होना है वहां पर, उसको लेकर वहीं चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इधर आइएगा आप। ये बताइए कि कितना उत्साह है चुनाव को लेकर? चुनाव तो 1 तारीख को यहाँ पर होना है गोड्डा लोकसभा में, लेकिन उत्साह कितना है आप लोगों में? अभी तो उत्साह बहुत है। अभी मीटिंग वूटिंग हो रहा है और हम लोग मतलब चुनाव में हम लोग पूरा तैयारी के साथ मतलब अभी मीटिंग वूटिंग कर रहे हैं। तो कितना इंतजार है चुनाव को लेकर और लोगों को किस प्रकार से जागरूक कर रहे हैं? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जैसे वोट देना है और हम लोग को मैंने गठबंधन को जिताना है। हम लोग तो यही मतलब अभी चल ही रहा है। ये तो आप लोग अपने पार्टी में बात करते हैं, जनता जो जनता है वो क्या कहती है उनके नामांकन को लेकर? बातचीत करिए। जी बिल्कुल, गांडे से उपचुनाव होना है और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज नामांकन कर दी है। ऐसे में आप कितना जो है जीत को लेकर ये हैं? हम लोग तो जीत के लिए संतुष्ट हैं। वहां से कल्पना सोरेन नामांकन किए तो हम लोग पूरा खुशी जाहिर कर रहे हैं और वहां से उसका जितना तय तो जीतेगी वो। कैसे जीतेगी? क्या सिंपैथी वोट आप लोग लेंगे हेमंत सोरेन के जेल जाने से? जैसे अभी पेंशन वाला जो मतलब 50 साल 60 साल का पेंशन जो मतलब दिया, उसके बाद फिर अबुआ आवास, यही सब विकास के ही मुद्दे पर हम मैंने वहां से जनता के बीच जाएंगे। विकास कार्य जो हेमंत सोरेन के सरकार में हुआ है उसको लेकर आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे? हाँ, उसी को लेकर के हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अभी पेंशन बहुत आदमी को मतलब मिला 50 साल 60 साल का, फिर आवास योजना अभी मतलब मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। इसी के लिए हम लोग मतलब यानी जो सरकार काम काज किए हैं उसको लेकर आप लोग प्रचार प्रसार करेंगे और कल्पना सोरेन को जिताएंगे लोग, ऐसा लग रहा है? जी जी जी, ऐसा ही लग रहा है। क्या आपको क्या लग रहा है, कल्पना सोरेन की जीत होगी? नहीं, ये तो हमको लग रहा है कि ये मतलब निशिकांत दुबे निकलेगा। चूंकि कल्पना सोरेन ये सवाल को समझ नहीं पाए, कल्पना सोरेन की जीत सुनिश्चित है, इनका कहना है। जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर लोग
जाएंगे जनता के बीच और जनता भी उनके काम से संतुष्ट है, उसको लेकर ये किया जाएगा। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर भी जो है मुद्दा बनाया जाएगा और उसको लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। जी रेखा। बिल्कुल, कई सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। कुणाल हमारे साथ, हमारी सहयोगी आयुषी भी जुड़ चुकी हैं। आप हमारे साथ बनी रहिए, हम फिर आपका रुख करेंगे, आयुषी के पास चलेंगे। आयुषी, आज सारण लोकसभा सीट से जो है वो लालू प्रसाद यादव की बेटी ने जो है वो नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान रोहिणी आचार्य के साथ उनके पिता, उनके भाई, उनकी माता, उनकी बहन सहित आरजेडी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है आयुषी? बिल्कुल रेखा, आज जो है रोहिणी आचार्य ने, लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट से जो है नामांकन किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोहिणी आचार्य ने अपने पूरे परिवार के साथ वो कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची थी और वहीं जाकर उन्होंने अपना नामांकन किया है। और नामांकन करने के बाद सीधे तौर पर उन्होंने बाहर आई जब वो, तब उन्होंने ये कहा कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि ये जीत जनता की है। और ऐसी कई बातें जो है रोहिणी आचार्य ने कही और वो सीधे तौर पर विपक्ष पे भी निशाना साधती हुई दिखी और काफी हमलावर रही रोहिणी आचार्य इस पूरे समय के साथ। और उन्होंने ऐसी अपनी जो उनकी मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया है आज राजद ने, उस पे भी उन्होंने कई बातें कही कि जब उनकी सरकार बनेगी महागठबंधन की, तो ऐसे में जो काम होगा वो काफी जनता के हित में ही होगा। रेखा। बिल्कुल आयुषी, आयुषी मैं चाहूंगी कि आप एक बार वहाँ की जो जनता है आप उनसे भी बातचीत करिए और उनसे भी जानने की कोशिश करिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता जो है वो क्या कुछ सोचती है, क्योंकि देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी बनाम INDIA गठबंधन जो है वो चल रहा है। जी रेखा, हम लोग जनता हमारे साथ एक महिला है यहाँ पे, हम लोग इनसे ही बात करेंगे सबसे पहले कि मैम, लोकसभा चुनाव जो है अब काफी नजदीक है और 2 चरण जो है इसके पूरे हो चुके हैं, अब तीसरे चरण की बारी है, तो तीसरे चरण को लेकर कितना उत्साह है आपका? जो है ठीक है। क्या लग रहा है इस बार इतना विकास किसकी सरकार ने विकास किया है? क्या लग रहा है? विकास तो नीतीश कुमार ही ने किया है। और हम लोग देखिए अभी जैसे लोकसभा है तो की बात है, यहाँ पे बिहार की बात है, अगर हम लोग सिर्फ ना करें तो क्या लगता है पूरे देश में 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कुछ विकास किया है? नरेंद्र मोदी भी किए, नीतीश कुमार भी किए, बहुत विकास है। तो क्या क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या रहेगा? आप बताइए अपना, आप बताइए आपका क्या मुद्दा है मैम? इस बार नीतीश कुमार ही रहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर मैम। नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। चलिए ठीक है, इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इनकी पसंद है। और सर आप बताइए क्या कहेंगे? विपक्ष वैसी मजबूती की भूमिका में नहीं है जो कि आम जनता या उस पर विश्वास कर सके कि वो बहुमत में आएंगे, तो लोगों के पास विकल्प नहीं बचा। और जिस तरह का काम काफी वादे जो है विपक्ष की तरफ से भी किए जा रहे हैं इस बारी, क्या लग रहा है? नहीं, विपक्ष वैसी मजबूती के साथ नहीं खड़ा है जितनी मजबूती के साथ लोगों का विश्वास जो है पूर्णतः कायम नहीं है। विपक्ष के प्रति रुझान जो है वो दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और लोग बदलाव की स्थिति में इसीलिए नहीं है कि जिस तरह से तेजी से विकास हो रहा है, अभी जनता भी लग रहा है, चूंकि 10 साल पहले भी नरेंद्र मोदी को देख चुकी है जनता। तो क्या लग रहा है 10 वर्षों में कुछ विकास देखा है आपने सर? निश्चित रूप में अगर विकास नहीं होती इस सरकार के द्वारा तो फिर इसको मौका देने में विपक्ष को लोग देखते कि विपक्ष की तरफ की क्या मतलब इसकी थी भूमिका है। लेकिन जब लोग देख रहे हैं कि ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है लोगों के पास वैसे कद्दावर नेता विपक्ष में नहीं है जो कि वैसी भूमिका सरकार के मतलब खिलाफ ऐसा मोर्चा तैयार जो भी इंडिया गठबंधन का है। तो आप ये क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का मिशन है वो इस बार पूरा होगा? 400 पार के बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 300
जाएगा ऐसा लग रहा है, उम्मीद है। आपका पूरा समर्थन है? समर्थन नहीं, जनता का रुझान, मेरी व्यक्तिगत राय जहां है वो तो वही है। ये मैं मुद्दा चारों क्या रहेगा सर आपका? मुद्दा विकास रहेगा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे कोरोना महामारी हुई उसमें जो नरेंद्र मोदी जी की भूमिका रही वो भी सराहनीय रही। और जहां तक स्थानीय स्तर पर बिहार की बात है तो यह भी ठीक ही रहा, लेकिन जिस तरह की सब जगह व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था बिहार में भी थी। हर जगह लोग प्रताड़ित हुए, लेकिन उसके बाद इनके समय में बहुत सारी उपलब्धियां भी हुई सरकार के। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो और विकास होगा? हाँ, विकास। चलिए, हमारे साथ एक युवा भी है, आप बताइए सर, आपको क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल देखते हुए? लोकसभा चुनाव में ये लग रहा है कि अब की बार तो मोदी ही सरकार है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ी बात ये है कि उसके अगेंस्ट में कोई मजबूत पार्टी नहीं है। मजबूत पार्टी ये है, जैसे मान लीजिए कि राहुल गांधी को लेके है कांग्रेस, तो राहुल गांधी में वो मतलब मजबूती नहीं है। और आजकल जनता मैनिफेस्टो में उन्होंने कई वादे किए और जितनी जनसभाएं कर रहे हैं उससे कितने सारे वादे कर रहे हैं और जनसभाओं में भीड़ भी इकट्ठा हो रही है, तो नहीं, नरेंद्र मोदी ने काम किया है। जैसे होते हैं कोई भी पॉलिटिक्स नेता होते हैं, उसमें नेता में ये होते हैं कि डिमेरिट दोनों होते हैं। सभी नेता होते हैं, मान लीजिए 10 काम मोदी किया है तो गलत काम भी किया। दो तीन काम ऐसा होता है कि एग्जाम्पल है, मतलब कि बहुत से लोगों के नजर में होता है कि मोदी गलत है, लेकिन लेकिन 7 काम अच्छे ही मोदी किए हैं। काफी अच्छा डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी। आज जैसे यहाँ अभी बिहार में बात करूँ नीतीश कुमार को लेकर, तो नीतीश कुमार भी एक अच्छा सीएम है, बट एजुकेशन के क्षेत्र में मैं उनको नहीं मानता हूँ, क्योंकि एजुकेशन के क्षेत्र में बिहार पीछे है। नीतीश कुमार को भी देखा जाए अच्छाई किया है, कुछ जगह अच्छाई किया है। तो मैं युवा हूँ तो मैं नीतीश कुमार को मैं 10 में 4 रेटिंग दूंगा, क्योंकि युवा को ये होना चाहिए कि एजुकेशन क्षेत्र नहीं है बिहार में एजुकेशन, बट हाँ नीतीश कुमार एक काम कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन होता है वो विकास कर रहे की हैं। सरकार बनेगी तो ये एजुकेशन का जो ये है मुद्दा आपका? बीजेपी सरकार बेस्ट है, बीजेपी की सरकार बेस्ट है, बीजेपी सरकार बेस्ट है। और भी और नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और अच्छा बहुमत से जीतेगी नरेंद्र मोदी, ये मुझे पक्का विश्वास है। 400 पार उनका मिशन जो बोल रहे हैं वो 400 पार तो मिशन हो सकता है, बट 330 शायद 300 पार है इस बार। हाँ, थैंक यू। चलिए देखिए रेखा, अभी हमने जितने भी लोगों से बात की और युवा से की तो सीधे तौर पर उनकी पसंद अपनी बता रहे थे वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से ये लोग काफी खुश हैं और इनकी सरकार कई आएगी सारे तो आगे मुद्दे हैं विकास होगा। आयुषी, कई सारे मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता जो है इस बार अपना फैसला 2024 में लेने वाली है। आयुषी हमारे साथ बने रहिए, हम चलेंगे सत्येंद्र के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, माफ़ करिएगा हमारे सहयोगी कुणाल के पास जो कि हमारे साथ दुमका से जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कुणाल, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो देश में नरेंद्र मोदी बनाम इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन में कोई चेहरा नहीं है, लेकिन एनडीए में जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है। क्या हो सकता है, मुद्दे किसके भारी नजर आ रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? सत्येंद्र, माफ़ करिएगा कुणाल। बिल्कुल, एनडीए के पास तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और उनको लेकर जो है जनता के बीच जो जिनको प्रतिनिधि बनाया जाता है लोकसभा क्षेत्र में वह नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास वैसा कोई चेहरा नहीं है, जिस कारण से लोगों को पहली जो है पसंद नरेंद्र मोदी यानी जो है एनडीए रहता है। लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह लुभाने के लिए लोगों के बीच जाते हैं, कई ऐसे योजनाओं के बारे में बताते हैं। हमारे साथ भी जो है इंडिया गठबंधन से जुड़े हैं जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हैं, उनसे समझते हैं। आप लोगों के पास कोई नहीं है, लेकिन एनडीए के पास नरेंद्र मोदी है, कैसे जीत पाइएगा? जी, चेहरा कैसे नहीं है, राहुल जी हैं हमारे पास। राहुल गांधी जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सुपुत्र हैं, जिनका खानदान ने देश को आज़ादी दिलाई है गुलामी से। देश हित में उन्होंने अनेक काम किए। राजीव गांधी विद्युतीकरण हो, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी हो, किसानों की कर्ज माफी की बात हो, तो इतिहास के पन्नों में पहली बार कांग्रेस ने ही हम किसानों की आवाज को सुनने का काम किया। वो आदरणीय सोनिया गांधी जी, लालू यादव जी और हमारे राज्य के नेता शिबू सोरेन जी ने
संयुक्त रूप से हम किसानों का देश भर में कर्जा माफ किया। तो चूंकि भारत आज के डेट में 70% भारत की कुल आबादी अगर कहा जाए तो 40% लोग कृषि कार्य पर निर्भर करते हैं और जो किसानों के हित के लिए आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कोई काम ठोस कदम नहीं उठाया हम लोगों के लिए। तो बिल्कुल हम लोग नाराज हैं और ऐसे प्रधानमंत्री से और देश को ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही समर्थन करेंगे और ना ही लोगों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी को दोबारा आने दिया जाए। जी बिल्कुल इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो है इंडिया गठबंधन काम कर रही है, उनके पास चेहरा है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार से किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उनको नहीं आने देना जाए, यह अपील जनता से करेंगे। जी रेखा। सहयोगी पूजा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकी हैं और उनसे भी हम झारखंड की राजनीति को लेकर के बात करेंगे। चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान गांडे में उपचुनाव भी हो रहे हैं और ये उपचुनाव भी जो है वो बीजेपी हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, इन तीनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी नाक की बात हो चुकी है और सभी इस पर जीत फतेह भी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस सीट से खुद जो है वो कल्पना सोरेन यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी जो है वो यहां से प्रत्याशी हैं। पूजा, कल्पना सोरेन ने आज नामांकन किया, उनके नामांकन में इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। पूजा जी हाँ रेखा, आज के पूरी प्रक्रिया के दौरान खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वहां पर मौजूद थे। आलमगीर आलम हो, बेबी देवी हो, साथ ही साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर हो, साथ ही अगर हम बात करेंगे गिरिडीह के विधायक दिव्य कुमार सोनू हो, और सबसे खास बात खुद उस विधानसभा के जो पूर्व में विधायक रहे डॉक्टर सरफराज अहमद और वर्तमान में राज्यसभा सांसद, तो वो भी वहां पर मौजूद थे। महुआ मांझी जो है वो भी वहां पर मौजूद थे। सभी दिग्गज नेता आज वहां पर मौजूद थे और एक खुशी जो है वो सभी के चेहरे पर थी और जीत जो है उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। रेखा, आप अगर उन तस्वीरों को देखिएगा तो उन तस्वीरों के माध्यम से साफ कहा जा सकता है कि कल्पना सोरेन काफी अस्वस्थ है कि वो उस सीट पर फतेह हासिल करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा था, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से हम चर्चा भी कर रहे थे कि उस समीकरण को लेकर के कल्पना सोरेन और साथ ही साथ इंडी गठबंधन जो है वो काफी ज्यादा फॉर श्योर नजर आ रही है कि वहां पर उनकी जीत होगी। बाबूलाल मरांडी का इस बार अध्यक्षता जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे बीजेपी की तो बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवार खड़े किए गए हैं और एक ऐसा चेहरा जो कि बिल्कुल भी मतलब स्टार चेहरों में से एक नहीं है, एक एकदम नॉर्मल एक व्यक्ति की अगर बात करें तो उस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति को कल्पना सोरेन के सामने खड़ा किया गया है। ये काफी आश्चर्य करने वाली बात है। बाबूलाल मरांडी का गृह क्षेत्र माना जाता है गिरिडीह, और वहां से अगर कल्पना सोरेन की जीत होती है तो बाबूलाल मरांडी को भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। और जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी की अभी फिलहाल नाक का सवाल हो चुका है कि इस बार गांडे उपचुनाव जो है वो किस तरीके से बीजेपी के खाते में आए, बीजेपी का प्रत्याशी वहां से जीते, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के सबसे ज्यादा जोर जो है वो बीजेपी वहां पे लगाती हुई नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि आज के पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, आज के नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए ये कहा जा सकता है रेखा कि कल्पना सोरेन वहां से पूरी तरीके से राजनीति की शुरुआत कर रही है। और राजनीति की शुरुआत उन्होंने खैर गिरिडीह से ही शुरू की थी। गिरिडीह में ही सबसे पहले अपने प्रत्याशी के रूप में वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में अगर बात करेंगे राजनीतिक सफर का शुरुआत किया था। पहला संबोधन गिरिडीह से हुआ था और उनका और इस बार पूरा नेतृत्व जो है वो भी हम लोगों को गिरिडीह का ही देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण है इस बार उपचुनाव को लेकर के। देखा बिल्कुल पूजा, तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी जुड़ चुके हैं, सीधे सत्येंद्र का रुख करेंगे। पूजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। हमारे साथ इस वक्त कुणाल जुड़े हुए हैं, आयुषी जुड़ी हुई है। मैं चाहूँगी आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। सत्येंद्र का रुख करेंगे और सत्येंद्र से जानने की कोशिश करेंगे। सत्येंद्र, आज जो है वो लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नामांकन किया, अमेठी में स्मृति ईरानी ने नामांकन किया, क्या कुछ कहेंगे सत्येंद्र? हाँ बिल्कुल रेखा, बिल्कुल बात सही है ये, क्योंकि लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नामांकन किया है और अमेठी में स्मृति ईरानी ने
नामांकन कर दिया है। और ऐसे में सत्येंद्र, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सत्येंद्र, मेरा सवाल ये है कि आज लखनऊ में राजनाथ सिंह ने नामांकन किया, तो वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी ने नामांकन किया, क्या कुछ कहिएगा? लखनऊ में राजनाथ सिंह ने यहाँ पर नामांकन किया है और इससे पहले वह हनुमान सेतु धाम दर्शन करने गए थे। देर रात आए थे। ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं जो थी लखनऊ में देखी गई और नामांकन से पहले जो है तमाम जो है उनका जुलूस और तमाम रोड शो भी देखा गया। ऐसे में भारी जोश और उत्साह के साथ तमाम कार्यकर्ता और मतदाता यहाँ पर देखे उनके समर्थन में। यहाँ का जो सीन था लखनऊ में, समझिए कि चारों तरफ से सिर्फ भगवा दिख रहा था। तमाम जयकारों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर देखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से और कलेक्ट्रेट तक रोड शो रहा और वो जो उनका रथ जो निकला उसमें तमाम बड़े नेता देखे गए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके नामांकन के दौरान पहुंचे और साथ ही साथ उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी वहां देखे गए। और यहाँ का जो वो देखा जाए तो यहाँ का बहुत ही अच्छा नजारा रहा, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी राजनाथ सिंह यहाँ पर हैं, तीसरी बार उनको बीजेपी ने चांस दिया है और हैट्रिक चांस लगाने के लिए उनको दोबारा मौका मिला है तीसरी बार। तो ऐसे में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसे में ये देखा गया कि सड़कों पर जो तमाम जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया रेखा। और आज यहाँ से 2 लोगों ने नामांकन दर्ज किया है। एक तो मोहनलालगंज लोकसभा सीट से कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है और साथ ही साथ यहाँ पर राजनाथ सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया है रेखा। बिल्कुल सत्येंद्र, आपके पास इस वक्त कई लोग भी नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि राजनाथ सिंह के नामांकन को लेकर के उनसे भी आप कुछ सवाल करिए। सत्येंद्र जरूर रेखा, मेरे साथ है कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि यहाँ का क्या नजारा था। नाम क्या है आपका? बलवंत सिंह नाम है। क्या सीन था जब आज राजनाथ सिंह ने यहाँ पर नामांकन? सैलाब, बहुत बड़ा जन सैलाब था। यहाँ की दोनों सीटें, दोनों के 80 के 80 सीटें यूपी में माननीय मोदी जी योगी जी के नेतृत्व में जीतेगी बीजेपी। कौन कौन बड़े नेता देखे गए आज? पुष्कर सिंह धामी थे और अपने योगी बाबा थे और राजनाथ सिंह थे रक्षा मंत्री और ब्रजेश पाठक जी थे, केशव प्रसाद मौर्य जी थे। क्या लगता है यहाँ का सीन, यहाँ की जो जीत का अंतर रहेगा तो क्या रहेगा? कम से कम 5 लाख पार करके जाएंगे जी। 5 लाख से जीतेंगे माननीय रक्षा मंत्री जी। आज रक्षा मंत्री जी का रोड शो था और यहाँ 2 नामांकन पर्चा दाखिल हुए हैं। कौशल किशोर ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से किया है और लखनऊ जो सीट है वहां से राजनाथ सिंह ने। क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त रोड शो था। पूरा बीजेपी से पूरा लखनऊ जय जयकार हो रहा था। हमारे हिसाब से बहुत ही भारी मतों से बीजेपी की यहाँ से प्रचंड जीत होनी चाहिए। कौन है टक्कर देने में? कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है, कोई प्रत्याशी। विपक्ष में जमानत जब्त हो जाएगी। विपक्ष में कुछ है ही नहीं, जमानत तक जब्त हो जाएगी। विपक्ष में कुछ नहीं। योगी जी की राज्य में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अनाज से लेके किसान सम्मान निधि लेके महिलाओं की सुरक्षा लेके सब कुछ तो किया है हमारे योगी जी ने। योगी जी के राज्य में कुछ यहाँ से भगवामय है। रोड शो में आप शामिल हुए थे? जी, मैं रोड शो में शामिल नहीं हो पाया, थोड़ा सा लेट हो गया था। मैंने रोड शो अपनी आंखों से देखा। बहुत ही जबरदस्त रोड शो था। बहुत जबरदस्त रोड शो था। कहाँ से कहाँ तक निकला था? थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। मुझे तो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ कार्यालय से जहाँ आप हैं यहीं से कलेक्टर भवन तक गया था। अच्छा जी। तो रेखा, यहाँ का जो सीन था, कुछ लोग उसके गवाह हैं और वो रोड शो में शामिल भी हुए थे। बता रहे हैं कि यहाँ का वो नजारा देखने वाला था, क्योंकि जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने पर्चा दाखिल किया है, मुझे लग रहा है कि पूरे देश में ऐसा कोई भी सांसद मुश्किल से होगा जिसने इतने बड़े जन सैलाब के साथ आज नामांकन किया है लखनऊ में। तो उनके जन सैलाब को देखते हुए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 का जब नतीजा आएगा तो इसी जन सैलाब के साथ जो जनता अगर उनको ठीक से मतदान उनके पक्ष में करती है तो जीत का अंतर भी रेखा बहुत बड़ा देखा जाएगा लखनऊ में, क्योंकि उनके जो रोड शो में इतने लोग देखे गए।
खुद पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड से चल करके उनके नामांकन में आए। समझिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े स्टार प्रचारक उनके नामांकन में देखे गए। तो ये सब तस्वीरें जब मतदाताओं के पास किसी माध्यम से पहुंची होंगी तो लखनऊ की जो चीजें हैं वो अलग से निकल कर आई होंगी। और इस चुनाव में लोकसभा चुनाव 2024 में कहीं ना कहीं जो है जीत का आंकड़ा इन सारी चीजों को देखते हुए बहुत अंतर से लखनऊ सीट पर देखा जाएगा। रेखा। बिल्कुल सत्येंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चुनावी दंगल में जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। आयुषी, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ पटना से जुड़ी और अपनी बातों को आपने रखा। साथी कुणाल, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ दुमका से जुड़े और आपने अपनी बातों को रखा। चूंकि चुनावी दंगल में आज हमने आपको तमाम नेताओं के नामांकन को लेकर के जो है वो बताया है कि किस तरीके से नेताओं ने नामांकन कर लिया है और अब तीसरे चरण के मतदान को लेकर के जो है वो सरगर्मी बढ़ चुकी है। नामांकन के साथ चुनाव प्रचार भी जो है वो अब नेताओं का तेज हो चुका है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये चुनाव प्रचार और किस तरीके से रंग लाता है देश में। तो मेरे साथ चुनावी दंगल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।